सफाई से लेके जनरल तक जो है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी भूखे हैं, बांग्लादेश को 2-0 हरा देंगे सीरीज। ब्लड प्रेशर जो है हर दूसरे पाकिस्तानी को 40 साल की उम्र के ऊपर है। हर बच्चे को अगर सपोर्ट मिलेगी तो मेरे साथ साथ हर बच्चा जो है, हर प्लेयर पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। प्रोग्राम दुनिया बोल में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। आज की अच्छी बात यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल है कि अगर हमें अजीम ममलकत को खुश और खुशहाल बनाना है तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखुसूस गरीब तबके की फलाह व बहबूद के लिए मरकूज़ करनी पड़ेगी। जश्न आज़ादी की तकरीबात में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की हर सू बहार देखने को मिल रही है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, मगर फ़िलहाल नज़र डालेंगे आज की बड़ी खबर पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया है। ISI के साबिक सरबराह फौजी तहवील और आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज़, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू। तवील आराम के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान, बांग्लादेशी स्क्वाड लाहौर पहुंच चुका है। 21 अगस्त से सीरीज का आगाज़ होगा। टेस्ट मैचेस शान मसूद के साथ नए नायब कप्तान साउथ शकील की क़यादत का भी टेस्ट होगा। तो जी, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हालिया बजट में टैक्सेस की भरमार के बाद 74% आबादी घरेलू अखराजात पूरे करने से कासिर है और रायामा के इदारे प्लस के अदाद शुमार तशवीशनाक है। लेकिन क्या हुकूमत का ज़मीर जगा पाएंगे, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और स्क्वॉश स्टार हुज़ैफा शाहिद का बड़ा कारनामा, एशिया के टॉप रैंकिंग हरीफ को शिकस्त देकर हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। फ़ख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। तो नाज़रीन, सबसे पहले सियासी मंजरनामे से कुछ तफसीलात शामिल कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि ISI के साबिक सरबराह को हिरासत में ले लिया गया है और ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है और इंक्वायरी पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं और अब उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, जो कि तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने वक्त दिया और इस हवाले से हम आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और यहाँ इदारे के अंदर एहतसाब का एक जामे निज़ाम भी मौजूद है। कल खबर आती है कि ISI के साबिक चीफ को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। क्या माजी में भी ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं या अब ऐसा हो रहा है? जी, माजी में आई थिंक इस लेवल की तो मिसाल नहीं है स्पेशली ISI से रिलेटेड, लेकिन जो 3 स्टार रैंक के ऑफिसर्स हैं, लाइक लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, 2 स्टार्स, उनका आई थिंक इंसाफ किया गया है। एक साबिक ISI के चीफ थे जिनको कंडक्ट के ऊपर आई थिंक वार्न किया गया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक भारत के रॉ के चीफ थे उनके साथ मिलके, तो वो पाया गया था कि शायद उन्होंने इजाजत नहीं ली थी, तो उस पे आई थिंक ही वाज आप कह रहे हैं सेंसर्ड। लेकिन जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, आई थिंक इसकी पहली मिसाल है। और जिस आपने मेंशन किया कि मिलिट्री का अपना अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है और उसमें एक बड़ा मैसेज है फॉर द मिलिट्री ऑल्सो, आर्मी के लिए, कि आप जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो या रैंक हो, आप अगर अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो फौज करेगी। और इसमें आई थिंक DGISPR ने भी बड़ा इसको क्लियरली मेंशन किया कि जितना ज्यादा आप सीनियर होंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो आई थिंक उस लिहाज से फौज ने डिस्प्ले भी किया है उसको। अगर आप पीछे जाएं 9th में ऑनवर्ड भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स का एहतसाब किया गया था जहाँ पे वो जैसे कोई लफ्जिश पाई गई थी या अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। तो सिपाही से लेके जनरल तक जो है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है।
और आई थिंक इस लिहाज से एक खुश आइन भी है, और डेफिनेटली जो फौज का अपना डिसिप्लिन है इंटरनल, उसको स्ट्रेंथन करने में भी मदद मिलेगी। तो सर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैज़ हमीद पर कई सालों से सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है, और जबकि फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल भी मौजूद है जो हर वक्त जारी रहता है। तो सर, आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ सियासी फ़वाइद का हसूल है या फिर हकीकत में ऐसा कुछ है भी? जी, अभी जो फिलहाल चार्जेस हैं उन पे जनरल फैज हमीद पे, वो दो तरह के हैं। इन सर्विस जो उनका कंडक्ट था रिलेटेड टू सम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई है, और उसमें उनका मिसकंडक्ट भी है, और चीजें जो है साहब कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, तो ये चीजें तो अलाउड नहीं है। तो एक तो उससे रिलेटेड है जो वो भी बड़ी सीरियस नेचर की हैं। दूसरा जो है उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो है कंडक्ट है, जिसका जिक्र भी किया कि ISPR की अगर आप प्रेस रिलीज देखें, उसमें मेंशन है कि कुछ चीजें जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी थी या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी थी, वो फौज मुकम्मल कर चुकी है। और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है, वो है भी इसी तरह जिस तरह सिविल में होता है कि पहले पुलिस जो है वो शवाहिद इकट्ठे करती है, उसको कन्फ्रंट किया, फिर चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर ट्रायल शुरू होता है। तो सर, मैं भी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर क्या है? वो गुजर चुकी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब अपने लिहाज से आई थिंक जो भी कमेंट करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपका कंडक्ट अनबिकमिंग है इवन आफ्टर रिटायरमेंट, स्पेशली जो लास्ट 2 इयर्स होते हैं, रिटायरमेंट के फौरन बाद जो 2 साल होते हैं, उसमें तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर इसके ताने बाने मिलते हैं किसी ऐसी चीज से जिससे पाकिस्तान की सियासत में या लेट्स से फौज के काम में मुदाखलत पाएगी, तो ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं। अभी देखना ये है कि जैसे जैसे ट्रायल होता है उसमें चीजें कैसे सामने आती हैं। तो आई थिंक जो ख्वाजा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि इंक्वायरी की जा रही है या की जाएगी मजीद भी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि ये कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर तफसीलन क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, किस तरह से ये प्रोसीजर अमल में आएगा? ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, इसमें एक तो इजाजत होती है जो अक्यूज्ड है, क्योंकि जनरल फैज हमीद अभी अक्यूज्ड हैं फिलहाल, इन पे इल्जाम लगा है कि उसमें आपके सामने सबूत रखे जाते हैं, और जो जैक ब्रांच है आर्मी की, जज एडवोकेट जनरल की एक ब्रांच है जो लीगल मैटर्स को देखती है, वहाँ क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, वो फिर इनके अगेंस्ट लेट्स से प्रोसिक्यूशन की सारी विटनेसेस वगैरह पेश करेंगे, और उनको इजाजत होगी डिफेंस करने की, तो ही कैन ब्रिंग अ लॉयर फ्रॉम सिविल। लेकिन इसका जो प्रोसेस अगर आप उसको देखें, जैसा हमारे सिविल कोर्ट में प्रोसेस होता है कि पुलिस जो शवाहिद इकट्ठे करती है, जब इल्जाम लगता है बंदे को अरेस्ट करती है, उसके बाद फिर उसको ले जाया जाता है और ट्रायल शुरू होता है। तो अभी तक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी वो हो चुकी है, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है, और चार्जेस ऐसे पाए गए हैं जो वारंट फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। तो इसका मतलब अभी कोर्ट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है, और अभी ये पता नहीं है कि कितने दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि FGCM की प्रोसीडिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कोर्ट ऑलरेडी बैठी हुई है। उसके बाद डिपेंड करता है, अगर फर्ज करो उन्हें सजा होती है जो किसी भी लेवल की हो सकती है, उसमें रिमूवल ऑफ रैंक्स है, उसमें उनकी जब्त हो सकती है मराद, पेंशन वगैरह, और अगर ज्यादा सीरियस चार्जेस हैं तो फिर उनको सजा भी हो सकती है, और सीरियस सजा भी हो सकती है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाए। फिर अपील का हक है कि वो आर्मी चीफ को अपील कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को, और बाकी फिर उसके बाद जो सीनियर कोर्ट्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि एज कम्पेयर टू सिविल कोर्ट्स टाइम जो है इसमें टाइम बाउंड होता है, बिकॉज अगर एविडेंस बड़ा क्लियर है तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। अभी 9th में क्या आप देख लें, जो मुल्जमान है अभी तक 1.25 साल से ज्यादा हो गया, दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि सजा भी हो सकती है, सजा किस नौयत की हो सकती है, और उनसे मुराद वगैरह भी वापस ले ली जाएगी इस दौरान? ये सजा तो इट डिपेंड, मैंने बताया ना कि चार्जेस क्या हैं, उसमें कुछ महीने कुछ साल की कैद और टाइम उम्र कैद तक जा सकती है, और खुदा ना खास्ता अगर ये उसके अंदर कोई म्यूटनी का असर पाया जाता है और प्रूव होता है कि उसके अंदर बगावत की गई, तो उसकी खुदा ना खास्ता कैपिटल पनिशमेंट भी है। लेट्स सी कि चीजें आगे कैसे चलती है, सजाओं का डिफरेंट लेवल है डिपेंडिंग ऑन जो जुर्म अगर साबित होता है। तो सर, उनसे कौन कौन सी मुराद वापस ली जा सकती हैं अगर ये चार्जेस साबित हो जाते हैं? तो जनरली जो होता है उसमें एक तो पेंशन है डेफिनेटली, फिर उनका रैंक जो है साहबजाद, जब आप रिटायर्ड होते हैं, जिस तरह भी मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो मैं नाम के साथ रैंक अपना लगा सकता हूँ, तो ये जो आपकी आप कह लें एक आपको इज्जत दी जाती है वो वापस दी जा सकती है। फिर उनके अगर मेडल्स थे कोई
उसके बाद जो है आ जाता है रिलेटेड टू जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं या उनको रेजिडेंस वगैरह दी गई थी, तो ये सारी चीजें जिन फाइनेंशियल पेनल्टी हो सकती है और फिजिकल पेनल्टी भी हो सकती है जो कि कैद की सूरत में हो सकती है। अच्छा, तो सर ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की गई है, ये कितना ऐसा इकदाम है कि एक इदारा दूसरे इदारे का कितना एहतराम कर रहा है, कैसा देखते हैं आप इस अमल को? जी, इसमें पहले भी आई थिंक जब भी केसेस गए हैं, अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या अगर कोई डायरेक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बड़ी रूटीन है, टाइम्स एप्लीकेशन जाती हैं इवन सर्विंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो इसमें फिर फौज इसको देखती है और अगर इसके चार्जेस दुरुस्त होते हैं और फिर वो जो सारी आई थिंक प्रोसीडिंग्स हैं उसका जो रिजल्ट होता है उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बकायदा जमा कराया जाता है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आई थिंक एक ऐसा चीज है जिसमें पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है। आई थिंक इसको अगर रिलेट करें सिविल इदारे जो हमारे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज है या पॉलिटिकल सिस्टम है या जुडिशरी है, वहाँ भी चाहिए कि इंसाफ का अमल, अगर किसी पे कोई इल्जाम लगता है तो उसको जल्दी क्लियर किया जाए ताकि अवाम में कॉन्फिडेंस भी आए और इदारे की अपने लिए बहुत बेहतर होता है। अभी आप खुद सोचें कि अगर एक DGI को लेट्स से प्रोसिक्यूट किया जाता है और एक हायर आई थिंक बार ऑफ मोरालिटी फौज कायम कर रही है आइंदा आने वालों के लिए जो करंट सर्व कर रहे हैं कि ये चीजें आप नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से आप कहेंगे कि जो हायर बार ऑफ आई थिंक डिसिप्लिन और मोरालिटी है वो कायम किया जाएगा। तो इदारे के आई थिंक डिसिप्लिन के लिए बड़ा जरूरी है ताकि लोग अपनी नाक की सीध में चलें और अपने काम से काम रखें। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी है कि इदारे अपने काम से काम रखें, एक दूसरे के चीज़ों में मुदाखलत ना की जाए। और जनरल तज्ज़ियाकार, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि अदालती हुक्म पर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपको अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। और इसी के साथ ही अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब जी क्रिकेट लवर्स के लिए हमारे पास खबर है और क्रिकेट की दुनिया से आपको खबर देंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए लाहौर पहुंच गई है। बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया है। टीम बांग्लादेश जो है वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ भी खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक क्रिकेट टीम जो है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है और वो आज से इन एक्शन हो रही है। सीरीज़ आज से शुरू होगी जो 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान 2-4 रोज़ा यानी टेस्ट मैचेस होंगे और 3 एक रोज़ा मैच खेले जाएंगे, यानी सुर्ख और सफ़ेद दोनों गेंदों का इस्तेमाल होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साजिद सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो दुनिया बोल हैं, कैसे आप? बहुत शुक्रिया आनम। यकीनी तौर पर तमाम आपके मॉर्निंग देखने वाले को पूरी दुनिया में अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आला आनम आपने इंट्रो दिया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश चौथी दफ़ा पाकिस्तान आ रही है और चौथी दफ़ा आने की बात की जाए आनम, यकीनी तौर पर 2020 में आई थी कोरोना के बाद एक ही टेस्ट मैच हुआ था। यकीनी तौर पर 2003 की तारीखी सीरीज़ का अगर जिक्र ना करो तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्तान में टेस्ट मैच जीता था और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। साबिक कप्तान इंजाम उल हक ने सेंचुरी बनाई थी, 9 आउट होकर थे, पाकिस्तान को मैच जिताया था। मगर 2024 यकीनी तौर पर बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के हमने पिछले प्रोग्राम में आपको कह दिया था, ब्रेकिंग न्यूज दी थी, बांग्लादेश की टीम आएगी और एक हफ्ते पहले आ गया। हालांकि 17 अगस्त को रूट के मुताबिक बांग्लादेश टीम ने आना था मगर पहले आ गई, जैसे कि फ़हीम और हमने जिक्र किया था। यकीनी तौर पर पहले आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ने रिक्वेस्ट की थी और बांग्लादेश की जो मौजूदा हालत को देखते हुए बांग्लादेश लाहौर पहुंच चुकी है। जैसे कि अनम आपने अपने इंट्रो में बता दिया, आज प्रैक्टिस करेगी और 18 तारीख को यकीनी तौर पर पिंडी पहुंच जाएगी। 21 अगस्त से जो टेस्ट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर दूसरी चीज़, आज जो मैच खेला जाएगा शाइन के पाकिस्तान की जो 17 रुपये खिलाड़ी में
8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको प्रैक्टिस के लिए आज मौका दिया जाएगा। मगर उससे बड़ी है ना यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, मैं सलाम पेश करता हूँ मंसूर खान को, उनके बेटे शान मसूद जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे ना, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। मैं पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद किसी भी कप्तान की जो कॉन्फिडेंस होती है ना, उससे बुनियाद पता चल जाती है आपका क्या माइंडसेट है और किस माइंडसेट से जा रहे हैं। शान मसूद यकीनी तौर पर बहुत कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी भूखे हैं, लूट लो बांग्लादेश के खिलाफ। ये बांग्लादेश को 2-0 हरा देंगे सीरीज। आपको याद होगा आप नसीम शाह ने यही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक बना थी, शाहिन शाह आफरीदी फॉर्म में, और जितने खिलाड़ी 2000 एशिया कप 2020 वर्ल्ड कप में जो नाकस कारकर्दगी दिखाई है और वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, अब ग्रुप बंदी खत्म हो गई है। तो ये चीज बताने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद को तमाम लड़के बैक करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, ऑस्ट्रेलिया में लड़कों ने बैक नहीं किया था, अपने लिए खेलते थे। मगर आज आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर, तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी एक पेज पे हैं। सिर्फ जज्बा ये है, अरशद नदीम भाई ने जो पाकिस्तान को 14 अगस्त की खुशी दी है, 118 साल तारीख में दुनिया में गिरता हुआ स्पोर्ट जो तबाह हो गया था पाकिस्तान का, अरशद भाई ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तो तमाम खिलाड़ी है, जैसे शान ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, हम अरशद भाई जैसी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी को, टीम गेम है, उसने जो तारीख बना दी है, पाकिस्तान का स्पोर्ट तबाह हो गया था, खिलाड़ियों को सरिया आ गए थे, क्रिकेटरों में मैं आ गई थी। अब पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक आउटस्टैंडिंग सीरीज खेलेगी और पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर से जाएंगे। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश भी 5 फास्ट बॉलर लेके आ रहा है, पहले 3 स्पिनर लेके आ रहे थे, अब 5 फास्ट बॉलर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है ऑस्ट्रेलियन है, ग्राउंडमैन है ऑस्ट्रेलियन है, और मौजूद है जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं, आप देखिए यकीनी तौर पर उनका बड़ा अहम रोल है। अजहर महमूद, अगर उनके होते हुए अगर आमिर जमाल एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर ना बने तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अजहर ने बहुत पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्रैक्टिस लड़के कर रहे हैं ना, वो सब लड़के कुछ करना चाहते हैं। तो ये चीज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता दे चलो। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 टेस्ट मैच खेलने, 5 महीने पाकिस्तान को टेस्ट और वनडे 2020 क्रिकेट खेलनी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको चंद दिन में अनाउंस हो जाएंगे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और फिटनेस, जैसे कि आपके प्रोग्राम में खबर पे दे दूं, इमाम उल हक को ड्रॉप करने की वजह फिटनेस, अनफिट खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए इमाम उल हक अनफिट हैं, क्या उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। इमाम उल हक ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं था, हमने खबर ब्रेक कर दी थी। हालांकि खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9:30 बजे प्रेस रिलीज दी थी, हमने 9 बजे आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दी। 17 खिलाड़ी में कौन होगा, उरेला होंगे, मोहम्मद अली होंगे, तमाम उन खिलाड़ियों का हमने नाम बता दिए थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9:35 को प्रेस रिलीज दी थी समी बन्नी ने, अब जितने उन्होंने। मगर ये चीज भी बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक मिस्री स्पिनर है, वो यकीन तौर पर अबरार है, और अबरार के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट सलमान आगा अब स्पिन करेंगे। पाकिस्तान की टीम सेट है। क्या शान ओपन करते हैं, शान ओपन करते हैं, बाबर की बात करूंगा, हुरैरा को टेस्ट मैच की कैप दी जा रही है। हुरैरा जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक के बहन के बेटे हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग शानदार कारकर्दगी दिखाई है, ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। जो हेड कोच की सपोर्ट है, कप्तान शान की सपोर्ट है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान यकीनी तौर पर 5 बॉलर से जाएगा, 6 बैट्समैन से जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास देखा जाए, शाहिन शाह आफरीदी की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, क्या मोहम्मद अली की बात करूँ, आमिर जमाल की बात करूँ, ये पाकिस्तान की टीम होगी। उसके अबरार होगा, छोटे, और अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर उनको अब तक मौका नहीं दिया है। आप देखें एशिया कप और वर्ल्ड कप और 2020 तमाम क्रिकेट में उसको बाहर बिठा के रखा है। वो भी बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, 17 और 7 टेस्ट मैच, 35 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है। और बारिश की पेशन गोई है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो आने वाले वक्त अगर बारिश ना हो और क्रिकेट प्रॉपर 90 ओवर हुए, 5 दिन में पाकिस्तान 4 दिन में पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा। 4 दिन में
क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। ये बॉलर वो बॉलर है जो बांग्लादेश की टीम को आउटस्टैंडिंग कर देंगे। और बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी की बात की जब मुशर्रफ अलग की जो यकीन तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर हैं, साबिक कप्तान है, उनका बड़ा अहम रोल होगा। आपने हमेशा एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात की है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की सपोर्ट के लिए आपने हमेशा से अच्छी बात की है। हमने देखा है अब तक जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं बहुत अच्छा वाइब्स लेकर आते हैं टीम के लिए और अच्छी ख्वाहिशात लेकर आते हैं। तो सर आपने जिक्र किया कि ग्रुप बंदी ख़त्म हो चुकी है टीम से, तो क्या आपको इस बात का यकीन है, क्या वाकई ऐसा है? 200% आप ये देखेंगे ये पाकिस्तान की टीम खेलेगी, जो शान मसूद जो पहले शान को लोग सपोर्ट कहते थे, अब सारे खिलाड़ी शान को सपोर्ट करेंगे। और शान जैसा कप्तान जो काउंटी की भी कप्तानी करता है अपनी, मगर पाकिस्तान की कप्तानी करने का जाम ही कुछ है। देखें किसी भी खिलाड़ी के ग्राउंड में बॉल खेलने से पता चल जाता है, शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पता चलता है कितने पॉजिटिव हैं और वो क्या टीम खिलाना चाह रहे हो, क्या खिलाड़ियों के रिजल्ट लेने जा रहे हैं। सब खिलाड़ियों को जरूर नहीं आधा घंटा थे, मोहम्मद हफीज जो साबिक डायरेक्टर थे एक घंटा टीम मीटिंग करते थे। शान इतनी मीटिंग नहीं करेगा, 5-10 मीटिंग करेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उनको पूरा बैक कर रही है शान को। मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला, उन्होंने क्लियर बता दिया अब आपके पास गुंजाइश नहीं है, बड़ी इनकी माफिया मांगी गई है, इनको एक चांस, आखिरी चांस देते गया है, बैकअप हमारे पास तैयार है। अगर इन्होंने कोई भी जरा सी भी गलती करी तो पाकिस्तान के उन खिलाड़ी के सीने जो है खिलाड़ी टीम में नजर नहीं आएंगे। तो ये चीज भी बताते चले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंटर कॉन्टेक्ट जिन खिलाड़ियों का करना जा रहा है इनको, मगर वो एक कैटेगरी में ही मौजूद है। रिजवान की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ या बाबर की बात करूँ, क्या शाहीन शाह अफरीदी और नसीम, एक कैटेगरी में 4 लोग तो नजर आ रहे हैं। मगर आप इस प्लेटफॉर्म पे शान को भी एक कैटेगरी में देना चाहिए क्योंकि शान पाकिस्तान का कप्तान है। जो भी पाकिस्तान के कप्तान होते हैं वो एक सेंटर कॉन्टेक्ट की एक कैटेगरी है और फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अनफिट खिलाड़ी पाकिस्तान के ड्रेसरूम में नजर नहीं आएगा। सख्ती से मना कर दिया गया, आपने क्रिकेट पे फोकस करनी है और तमाम बयानबाजी से बचेंगे। और जो पहले खिलाड़ी बयान देते थे अब खिलाड़ी बयान भी नहीं देंगे, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करेंगे क्योंकि ये सीरीज बहुत आसान है पाकिस्तान को। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है। ये 2 मैचों में पाकिस्तान को पूरे पॉइंट मिलेंगे। अगर बारिश ना हो, अगर पूरे खेल हो गए, 90 ओवर पाकिस्तान हो गया है और पाकिस्तान 4.5 के एवरेज से खेलेगा। 90 ओवर में पाकिस्तान 400 रन बनाने की एबिलिटी रखता है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अब टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आप देखें आपके सामने श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया है। तारीख 15 साल बाद श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। इंडिया 2024 वर्ल्ड चैंपियन थी, कहाँ गई, गुब्बारे में से हवा निकल गई, ग्राउंड में क्रिकेट खेले। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर बोल दिया है मैनेजमेंट को और वकार के आने से मैं समझता हूँ क्रिकेट में मैनेजमेंट के रोल पे वकार को खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, टीम को सपोर्ट करना चाहिए और खिलाड़ियों की मुश्किलात को हल करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए साजिद सर और मुश्किलात को भी हल करना चाहिए। अच्छा साजिद सर, बांग्लादेश की टीम ए भी पाकिस्तान में मौजूद है जो कि आज से पाकिस्तान ए टीम के साथ सीरीज खेलेगी जो 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में भी खेली जाएगी। तो क्या समझते हैं आप, नया टैलेंट सामने आने का इम्कान है? देखिए नया टैलेंट यकीन तौर पर आप साइम अयूब को एक मौका मिला। साइम अयूब मेरे शागिर्द हैं। अगर एक टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, आज उनके पास बहुत अच्छा चांस है, बैटिंग करें, बड़े दिल से बैटिंग करें। सऊद पाकिस्तान के 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने टेस्ट मैच हैं, आज कप्तानी कर रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के लिए प्रैक्टिस में बहुत अच्छा मौका है, सेंचुरी बनाए, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें। सीजन प्लेयर हैं, 10,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना चुके हैं, 3,000 रन टेस्ट मैच में बना चुके हैं। हुरैर है, मोहम्मद अली है, फिर नसीम शाह की मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए नजर आ रहा हूँ। तो सीनियर खिलाड़ी तो फॉर्म में, जूनियर खिलाड़ी हुरैर है कि मैं बहुत ज़्यादा होप लगा के बैट और बैट के दरमियान जो उसके पास कॉन्फिडेंस है तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 8 महीने से पाकिस्तान ने रेड बॉल की क्रिकेट ही नहीं खेल दी, 4 डे की प्रैक्टिस ही नहीं थी, सिर्फ 2020 खेल लेते या ODI खेल लेते। 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहले साइड मैच नहीं होते थे, ये तो खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 आपको साइड मैच मिल गया टेस्ट मैच से पहले।
फिर आप लंबी बॉलिंग करें, लंबी बैटिंग करें, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बांग्लादेश एक के खिलाफ तो नौजवान खिलाड़ियों को खिलाता है, मगर सीनियर जूनियर खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। मकसद ये है प्रैक्टिस कराने का, खिलाड़ी प्रैक्टिस में हो, टीम बनाने में शान मसूद को आसानी हो, और शान की भी यही ख्वाहिश है सीनियर जूनियर खिलाड़ी को एक अच्छी मजबूत टीम बनाए और मजबूत टीम ग्राउंड में उतारे। बांग्लादेश यकीनी तौर पर बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आई है, तो वो भी कोशिश करेगी कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाने की वजह से, मगर बांग्लादेश को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बांग्लादेश कमबैक करने की सलाहियत रखता है, मगर बांग्लादेश से भी हम डर के खेलेंगे तो खुदा के वास्ते हमें क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। फास्ट बॉलर पे उतने अच्छे नहीं है, स्पिनर पे वो अच्छा खेलते हैं कि 3 स्पिनर कैरी करते हैं, और उनकी विकेटें जो होती हैं स्पिनर की विकेटें। और हमारी जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकीब साहब ने जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंडमैन का आया, उनका भी अब इम्तिहान है वो किस तरह की पिच बनाते हैं। और पिच बनाने का मौका ये अच्छा है, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर से जाएगा और पिंडी इस्लामाबाद की फास्ट बॉलिंग विकेट होगी और 1 स्पिनर से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साजिद सर, ऐसा ही है। तवील आराम के बाद अब शाहीनों के इम्तिहान की बारी है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके अपनी राय के हवाले से हमें आगाह किया। हमेशा अच्छी बात की, क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन हमारी भी यही कोशिश है कि क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए ताकि अच्छी जो वाइब्स हैं वो आवाम को मिल सके, जैसे कि अरशद नदीम की जानिब से मिली है। तो नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सुरीली आवाज़, खूबसूरत अंदाज, मारूफ पॉप गुलकारा नाज़िया हसन को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत चुके हैं। 1980 में नाज़िया हसन ने 15 बरस की उम्र में फ़िल्म के लिए गाना गाकर तवज्जो हासिल की। तो नाज़रीन, नाज़िया हसन को बिछड़े हुए 24 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनके जो गाने हैं उनके मदाहों को आज भी याद हैं और उनके कानों में रस घोलते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अगस्त की 13 तारीख आलमी सतह पर अहम तरीन दिन है। आज का दिन आज़ाद त्याग करने के हवाले से मुख्तस है और इस मामले पर दुनिया की आबादी 2 मुख्तलिफ आरा पर तकसीम है। कुछ का मानना है कि अमल ठीक नहीं, जबकि कुछ का मानना है कि ये आज़ाद त्याग करना किसी को नई ज़िंदगी देने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर हम आज़ाद की मुंतकिली की अहमियत को मान कर चलें तो एक डोनर ज़िंदगी के तोहफे से 10 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले तो बताएं कि आज़ाद त्याग करने की अहमियत क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मेरा ख्याल है कि हमारे दीन में है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी प्रेवलेंस है, मुख्तलिफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ख़ासकर ब्लड प्रेशर जो है हर दूसरे पाकिस्तानी को 40 साल की उम्र के ऊपर है और तीसरे इंसान को हमारे पाकिस्तानी को ब्लड शुगर है। तो इसलिए ये दोनों बहुत बड़ी वजह बनती हैं गुर्दे फेलियर की और बाद में हार्ट की प्रॉब्लम्स की और सब। तो जाहिर है कि इन लोग जिसका एक गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो एक इंसान तो हमारे माशरे में सफ़र नहीं करता, वो पूरा ख़ानदान सफ़र करता है और बहुत महंगा इलाज है और बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री इलाज है कि हर दूसरे दिन जाके अपने गुर्दों की सफाई कराएं, जिसकी कॉस्ट ही कम से कम उनको 15,000 रुपये आती है। तो कौन इतनी बर्दाश्त कर सकता है? तो इन जिंदगियों की लाइफ लाइन ही सिर्फ ये होती है कि उनके गुर्दों की पेवंद करी जाए। और इसी तरह हेपेटाइटिस पाकिस्तान में 10% आबादी को है, तो उनके लिए तो फिर जब जिगर ख़त्म हो जाता है तो उनके लिए ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं रहता, तो उनके लिए फिर जिगर की पेवंदकारी करनी पड़ती है। इसी तरह जो अंधे लोग हैं उनके लिए कॉर्निया की पेवंदकारी करनी पड़ती है। तो हमने जब मैं वज़ीर सेहत भी था और जब वाइस चांसलर और प्रिंसिपल भी था, बहुत सारे फतवे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह 99% फतवे तो हमने बाहर से मुल्कों से भी पाकिस्तान और लिए, वो ये है कि ये ऐन हमारे दीन के मुताबिक है, ये चीज़ कोई इसके खिलाफ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है
यहाँ पे जो शरह पेवंदकारी की बहुत ही कम है, और इसीलिए ये हमारे जो लोग हैं उनको हम पेवंदकारी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास डोनर बैंक नहीं है। और कुछ जिन गुर्दा तो खैर एक इंसान जिंदा भी दे सकता है अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी माँ को, ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन जो जिगर है या बाकी चीज़ें हैं, जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है कि जब आदमी की डेथ हो जाती है और वो ब्रेन डेड हो जाता है और उसका 0% चांस होता है कि वो ज़िंदा रहेगा, तो उसके साथ फिर हम उसकी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी ये चीज़ करें कि उसकी पेवंदकारी का बंदोबस्त करें। तो इसलिए उस जो ब्रेन डेड हो जाता है उसके गुर्दे या जिगर या कुछ 17 के करीब ऑर्गन्स हैं जो इजीली हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, और हमने किए भी, PKLI में कराया ट्रांसप्लांट, पिंडी में कराया। बहुत एक आर्मी ऑफिसर थे और आज बिकॉज 14 अगस्त के करीब है, और उनकी बीवी ने जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा हुआ था कि हमारे गुर्दे ले लिए जाएं या जो भी ऑर्गन, तो उनका जिगर भी लिया गया और उससे 3 लोग मुस्तफीद हुए जो वैसे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, और अब बहुत गरीब लोग थे, और अब वो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए रोज़ी भी आराम से कमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो अज़ादिया करने का रुझान है वो कितना है और बाकी दुनिया में कितना है? देखिए, बाकी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है, डिपेंड किस कंट्री में, लेकिन जो औसतन है उधर तकरीबन 10 से 12% आबादी ने अपने अतिया डोनेट किए होते हैं। हमारे 0.001% है, और इसकी वजह यही है कि शऊर नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को इतनी बड़ी कि मर के भी वो कई जिंदगियां बचा सकते हैं आप, तो इस चीज़ को कि उनको शऊर नहीं है। और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि बोल इतने अच्छे दिन में और इतने अच्छे वक्त में कि जो पाकिस्तान जो बना था कि जहाँ लोग अपनी मुसलमान अपनी जिस तरह उनकी ख्वाहिश होगी उस तरह ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो इसमें इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है कि आज हम प्लेज करें कि अगर हमें कुछ हो जाता है खुदा न खास्ता तो हमारे अज़ा लिए जा सकें और बहुत सारी ज़िंदगियाँ 12-13 ज़िंदगियाँ बचाई जा सकेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, डोनर्स जो है वो तो डोनेट कर देते हैं जैसे कि अपने अज़ा जो है, तो जिनको डोनेट किया जाता है उनसे मतलब कि ये जो ऑल ट्रीटमेंट होता है या ये जितना भी प्रोसेस होता है वो कॉस्टली होता है, कितना कॉस्टली होता है? देखें, वो इतना कॉस्टली सरकारी हॉस्पिटल्स में तो जाहिर है ये फ्री होता है, और ये इसका बाकायदा एक फ्रेमवर्क है कि एक हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हुआ है मुल्तान रोड पे, कहीं मुल्तान में हुआ है, तो हमें टीम भेजनी पड़ती है जो उसको हार्वेस्ट करती है। ये तो नहीं कि उन ऑर्गन्स को हम हार्वेस्ट करके फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फिर उससे पहले हमारे पास एक पूरी डोनर्स की रेसिपिएंट्स की जिनको हमने लगाना है उनकी वेटिंग लिस्ट चल रही होती है, या किसी को गुर्दा चाहिए, किसी को क्या चाहिए, इस किस्म की चीज़ चल रही होती है। तो वो फिर जब मैचिंग हो जाती है तो वो फिर उस वक्त अगर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ तो खर्चा कोई नहीं है, जैसे हमने PKLI में जो ट्रांसप्लांट्स कराए वो बिल्कुल फ्री थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कराना पड़ेगा तो जाहिर है वो 20-30 लाख का खर्चा होगा, लेकिन वो भी बहुत कम है इस लिहाज से कि वो पूरी ज़िंदगी उनका डायलिसिस और इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। अच्छा सर, ये जिस तरह से जो अज़ा निकाल लिए जाते हैं जब इंसान की डेथ होती है, तो कितना टाइम के बाद, मतलब डेथ होने के कितना टाइम के बाद वो जो अज़ा निकालना ज़रूरी होता है? देखें, वो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको हम वेंटिलेटर पे रखते हैं उसकी बॉडी को, ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, मसनूई तौर पे उसको हम रखते हैं, फिर ताकि हमारी टीम मोबिलाइज हो सके, हम आराम से उसके सारे अज़ा निकाल के प्रिजर्व कर सकें, फिर हम वेंटिलेटर बंद कर देते हैं। तो इसलिए वो ब्रेन डेड हुआ होता है, लेकिन उसकी बाकी सर्कुलेशन चल रही होती है, यानी कि गुर्दे चल रहे होते हैं, जिगर चल रहा होता है, जिसको हम ब्रेन डेड कहते हैं, कि उसका वापस आने का कोई उम्मीद नहीं होती 0%, लेकिन
उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि आप निकाल लें, वरना तो मरने के बाद ज़ाहिर है अगर सर्कुलेटरी फेलियर ही हो जाए कि उसको ब्लड ही नहीं गुर्दों को मिल रहा तो वो तो डैमेज हो जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका हम वेंटिलेटर पे रखते हैं और उस वेंटिलेटर पे रखने का खर्चा चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हो वो हम बर्दाश्त करते हैं अंडर द लॉ। अच्छा, गवर्नमेंट के उसमें आता है ये सब चीज़ें, गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। SOPs में हमने ही बनाया था अपने दौर में कि उसकी क्योंकि वेंटिलेटर हम डेड बॉडी का वेंटिलेट कर रहे हैं तो उसका हम उनके रिलेटिव्स पे नहीं कोई डालते। ठीक है सर। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत का आज जो ऑर्गन्स डोनेट करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इसका जो रुझान है वो उतना नहीं है जितना बाकी ममालिक में है, लाजमी पाकिस्तान में भी होना चाहिए ताकि दूसरे अफराद भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुशामदीद और अब बात करेंगे लेबर के हवाले से। तो पाकिस्तान का जो शुमार है वो उन ममालिक में होता है जहाँ पहले तो तालीम की कमी है और जब तालीम हासिल कर ली जाए तो भी बड़ी तादाद में नौजवान जो है मुनासिब रोज़गार से महरूम होते हैं और जिन्हें रोज़गार मिला है वहाँ तनख्वाहें बहुत कम हैं। कई इदारे ऐसे हैं जहां पर वक्त पर तनख्वाह मिलने का तस्वुर ही नहीं है। एक निजी इदारे प्लस कंसल्टेंट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान की शहरी आबादी है उसमें 74% अफराद अपनी माहाना आमदनी से अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो 54% लोग हैं उन्होंने अपने घरेलू ज़रूरियात को भी कम कर दिया है, सामान की ख़रीदारी कम कर दी है। 39% अफराद ऐसे हैं जिन्हें महीना ख़त्म होने से पहले उधार लेकर ज़रूरियात पूरी करनी पड़ती हैं और इस वक्त जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनमें 11% इतने परेशान हैं कि वो डबल जॉब कर रहे हैं, डबल नौकरियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 26% अफराद ऐसे हैं जो अपना गुजारा करने के लायक बचे हैं। इसी अहम तरीन मौजू पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रुकन फैसल इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू द शो दुनिया बोल है। सर इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो शहरी आबादी है उनमें मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक नौकरी पेशा अफराद कैसे गुजारा करेगा इन मसाइल के साथ? ओके, थैंक यू। तो शुक्रिया कि आपने हमें इस मौजू पे बात करने के लिए इनवाइट किया। ये जो जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया पूरी में मुख्तलिफ तरह के जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है उनका शिकार हैं और दे आर अंडर प्रेशर कि वो किस तरह अपने एंड्स मीट करें। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह के मसाइल के शिकार बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसको हल करना चाह रहे हैं। जैसे कि ताज़ा तरीन आप और हम सब जानते हैं कि जो रिपोर्ट्स यूरोप में आ रही हैं या हम फार ईस्ट में कह रहे हैं या मिडिल ईस्ट में कह रहे हैं, तो ये एक कॉमन फिनोमेना है जहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात का शिकार हैं वो और उनको इस स्ट्रगल में से गुजरना पड़ रहा है। और रीजंस ऑब्वियस हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है महंगाई एक उसका जो इशारिया है और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी है तो इसीलिए ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसीलिए इस बात पे ज़्यादा फोकस करता है कि डिसेंट जॉब जो है वो क्रिएट की जाए जिसमें ये बात इंश्योर की जा सके कि जो वर्कर्स हैं उनको उनकी जो भी वट एवर दे ऑफर इन टर्म ऑफ सर्विसेज उसके बदले में उन्हें डिसेंट वेज मिले, उन्हें ऐसी वेज मिले जिससे वो आसानी से अपने फैमिली के लिए मामलात को आगे चला सकें और मेंटेन कर सकें। जी लेकिन सर पाकिस्तान में स्पेशली लोगों की जो तनख्वाहदार तबका है, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, उनके पास इतनी उनकी सैलरी नहीं होती है जितनी अब महंगाई बढ़ चुकी है। किस तरह से वो मैनेज करें अपने घर को? उनके लिए तो ये प्रॉब्लम्स है, बिजली के बिल्स, घर का खर्च और फिर बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए तो इतनी सैलरी पैकेज में मैनेज करना सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी ये यानी इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि महंगाई हर तरफ है और पाकिस्तान में अगर इशारिया देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में ये महंगाई की शरह कम हुई है, लेकिन स्टिल जो आप कह रही हैं उससे मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता कि जी ये पाकिस्तान में
जो भी ख़ास तौर पे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और पाकिस्तान में अक्सरियत वर्कर्स अनस्किल्ड उसमें रहते हैं, जबकि जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए चैलेंज काफ़ी कम है और वो आसानी से अपने मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस हवाले से ILO जो है वो जाहिर सी बात है एक टेक्निकल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन है, तो हम अपने ट्राइपार्टाइट पार्टनर्स के साथ, वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे प्रोग्राम तरतीब दे दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्किलिंग की जा सके पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को जो है वो इस यानी इनकैशेबल बैंकेबल स्किल्स इम्पार्ट किए जा सकें, ताकि उनको या उनके स्किल की वजह से इस तरह के चैलेंजेस का सामना कम से कम करना पड़े। अच्छा सर, पाकिस्तानी लॉ में जो नौकरी पेशा अफराद हैं, तनख्वाहदार तबका है, उनके राइट्स क्या है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या राइट्स हैं लेबर्स के? देखें, जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो देयर आर 190 के करीब जो है वो कन्वेंशंस हैं जो कि ग्लोबली अवेलेबल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी कस्टोडियन भी है, और उन्होंने ये जो रूल्स ऑफ द गेम फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क सेट किए हैं इन कंसल्टेशन विद देयर ट्राइपार्टाइट पार्टनर्स, जो कि मैंने पहले भी कहा गवर्नमेंट, वर्कर और एम्प्लॉयर के साथ मिलकर ये किए जाते हैं। और उनमें से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने 36 जो हैं वो रेटिफाई किए हुए हैं। खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रेटिफाई किए हुए हैं उनमें से 8 ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क हैं, और उनमें चाइल्ड लेबर का ना होना, फोर्स लेबर का ना होना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का अभी पिछले साल इंक्लूड किया गया है। पाकिस्तान ने भी रेटिफाई करना है कन्वेंशन में, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके ऊपर कवानीन भी बनना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स हैं एट वर्क, ये बेसिकली बुनियादी हकूक़ हैं जो किसी भी वर्कर का वहाँ पे होने चाहिए। जो उसके साथ साथ हम जिस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो ये है कि आप डिसेंट वर्क, ना सिर्फ जॉब बल्कि डिसेंट जॉब्स क्रिएट करें। और डिसेंट जॉब से मुराद वही है कि एक आदमी, एक औरत अगर कोई काम शुरू करता है, कोई जी काम पे आता है, तो उसको डिसेंसी के साथ वो जो काम करने को मिले, जिसके एवज एक तो उसको तरक्की के मसावी मौके मिलें, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको वेजेस ऐसी मिलें जिससे वो आसानी से अपने मामलात को आगे बढ़ा सके। और इस तरह ये तमाम जो FPRW के जो एलिमेंट्स हैं ये डिसेंट वर्क के कॉन्सेप्ट में शामिल किए गए हैं। तो सर एक तरफ पाकिस्तान जी सॉरी, आपने दूसरा पाकिस्तान के लॉज के हवाले से बात की। पाकिस्तान में अब आपको पता है डेवोल्यूशन के बाद हर सूबा अपने जो लेबर के लिए खुद अपने जो कवानीन है बना सकता है और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस हवाले से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि हमारे तमाम सूबों ने बहुत शानदार काम किया है, और उन सब के पास अपने प्रोविंशलाइज्ड लॉज मौजूद हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो ILO उनको सपोर्ट कर रही है कि वो इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी दादरसी करें। सही। सर एक तो मसला ये है कि तनख्वाह का कम होना, दूसरा मसला ये है कि तनख्वाह का वक्त पर ना मिलना। तो सर ऐसा क्यों है? हर साल इसमें इजाफा ना होना या फिर जो सैलरी उसमें इजाफा ना होना, क्या ये सब कानून की खिलाफ वर्जी में नहीं आता? और इदारों पर कौन से रूल्स लागू होते हैं इस हवाले से? जी देखिए, पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं इसके लिए, और जैसे मैंने कहा हर सूबे में मौजूद है, और मिनिमम जो सैलरी है वो हर साल नोटिफाई की जाती है, और वो उसका ऐलान। लेकिन सर मोस्टली इदारों में नहीं किया जाता ना, इजाफा भी नहीं किया जाता, सैलरी कम दी जाती है। दूसरी जानिब प्रॉब्लम ये है कि फिर सैलरी ऑन टाइम पर भी नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, यानी देखें इसके लिए जो कोशिशें जारी हैं, जो कोशिशें ऑलरेडी हो रही हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 इक़दाम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जो लेबर इंस्पेक्शन का दायरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोग जाके चेक कर सकें कि जी कहाँ पे किसकी कोई शिकायत है। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि अगर आपको ऐसे मसाइल का सामना है तो आपने कहाँ पे इसको कंप्लेंट करना है। और मैं ये दोबारा यहाँ दोहराना चाहूँगा कि डायरेक्टरेट ऑफ लेबर जो पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इसके लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी को इस तरह का मामला दरपेश है तो वो उनको रीच कर सकता है। उनके नाम को भी जो है वो सिगराज में रखा जाता है और इंक्वायरी भी की जाती है।
और दूसरी बात जो इस हवाले से है वो ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पुश किया जा रहा है वो ये है कि जो सैलरी है वो कैश ना दी जाए बल्कि थ्रू बैंक दी जाए। जितना ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी उतना ही ज़्यादा इसमें आसानी होगी कि टाइम हम देख सकेंगे, यानी गवर्नमेंट देख सकेगी। बिल्कुल सर, इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों के मामला जो है वो आम अफराद से जुड़े हुए हैं। आम अफराद जो हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैसल इकबाल साहब जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रुकन हैं हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके के लिए आज हमने जो टॉपिक पर बात की वो बहुत इंतहाई अहम टॉपिक है आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए यकीनन, क्योंकि जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उनको देखते हुए तनख्वाह का टाइम पर मिलना बहुत ज़रूरी है और तनख्वाह में इजाफा होना और ज़्यादा होना ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तनख्वाह का भी उसी में इजाफा होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। तो जश्न आज़ादी में अब एक दिन बाकी रह गया है। बाज़ारों में रश है, लाखों अफराद झंडे, झंडियाँ और बाजी ख़रीद कर जश्न मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। शहर शहर, कूचा कूचा आवाम का जो मिली जज्बा है वो भी अरूज पर है। हर कोई 14 अगस्त की मुनासबत से बैजेस, कपड़े और चूड़ियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। तहम पाबंदी के बावजूद अजियत देने वाले जो बाजों की फ़रोख्त है वो भी धड़ाधड़ जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा बोल माहपारा जमान। उनसे मज़ीद जानेंगे। माहपारा, बताइएगा इस्लामाबाद में किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं? आज बिल्कुल शहर इक़्तिदार में जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं और शहर इक़्तिदार में चूँकि सारी मेन जो बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कह लें, पार्लियामेंट कह लें या ऐवान सदर, ये तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, अभी दिन का वक्त है लेकिन रात के लिए इतनी खूबसूरत यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। सफ़ेद और सब्ज़ रंग की लाइट से इनको सजाया गया है। इसके अलावा शहर इक़्तिदार में जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं और शहर इक़्तिदार को मुकम्मल तौर पर सफ़ेद और सब्ज़ रंग के जो सब्ज़ हलाली परचम हैं उनसे सजा दिया गया है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। 14 अगस्त से पहले ही वो इस तरह से तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हर रोज़ ही पाकिस्तान को मनाया जाता है। तो बच्चे जो है वो कपड़े भी ख़रीद रहे हैं, चूड़ियाँ सब्ज़ और सफ़ेद रंग की बच्चियाँ ख़रीद रही हैं। और इसी तरह शहर इक़्तिदार के जो मुख्तलिफ़ जगह हैं, पिंडी की बात करें वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स लगे हैं। शहरी जो है वो 14 अगस्त को मनाने के लिए बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो है वो बाजे, उन पे पाबंदी तो लगाई गई है लेकिन जो बच्चे हैं चूँकि उनकी ये शरारत है तो वो बाजा बजाने से तो बाज नहीं आते। लेकिन काफ़ी जो है वो हमने तब्दीली देखी है कि कल से जब से दफ़ा 144 नाफिज हुई है उसके बाद थोड़ा सा सुकून है। लेकिन शहरी इक़्तिदार में जो 14 अगस्त के मनाज़र हैं वो बहुत दिलकश हैं और उम्मीद है कि बहुत जोशो खरोश से जो है वो आज की रात इसको सेलिब्रेट जो बासी है उनके हवाले से तो बता दिया कि उनकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आप अपनी तैयारियों के हवाले से भी बताएं, आपने क्या तैयारियां की हैं, क्या कुछ खरीदा है? मैंने जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे 3 दिन के लिए मुख्तलिफ थे। आज अभी ये ड्रेस पहना है, कुछ टाइम के बाद इसको चेंज करेंगे, कल के लिए दोबारा से चेंज करेंगे। तो ऐसा ही है कि जो 14 अगस्त है वो हमारे लिए ईद की तरह है। मुल्क से मोहब्बत, इसके झंडे से मोहब्बत वो हमेशा दिल में कायम रहेगी, चाहे जिस तरह से के हालात हों, लेकिन ये मोहब्बत कायम रहेगी। अच्छा माहपारा, बाजों की ख़रीदारी के हवाले से बताएगा, अभी भी बाजे ख़रीदे जा रहे हैं आवाम की जानिब से? जी मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ कि बच्चे जो हैं उनके लिए ये एक शरारत है और ये जो है वो बाजे तकरीबन हमें तमाम स्टॉल्स पे रात में भी हमने विज़िट किया तो हमें कहीं ना कहीं नज़र आए हैं। बहुत सी जगहों से पुलिस की जानिब से ये उठा भी लिए गए हैं चूँकि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और बाजे जो है वो बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी जो है वो डरते हैं कि इनको ले दिया तो भाई कोई मामलात ख़राब ना हो जाएँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने पहले वाले भी बाजे संभाल के रखे होंगे, वो निकाल लेते हैं और किसी तरह बजा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें दिखाई दिया है कि जो है वो बिल्कुल शहर इक़्तिदार में यौम आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से, जैसे माहपारा ज़मान हमें आगाह कर रही थी। माहपारा, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, मुल्क भर में यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। कोई झंडियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है तो कोई बैजेस की, मगर इस यौम आज़ादी पर समाजी रहनुमा की जानिब से यौम आज़ादी पर बाजे के बजाय पौधे लगाने की अपील की जा रही है, जैसा कि आपको भी पता है। इस हवाले से शहर में क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए चलते हैं अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार की तरफ। जी खुरम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, माजी में जश्न आज़ादी के मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता था, लेकिन चंद बरसों से बाजे का एक इजाफा देखने में आया है कि जो शहरी हैं वो अपने बच्चों के लिए और ख़ुद मनचले नौजवान बाजा बजाकर जश्न आज़ादी जो है वो मनाते हैं। बाजा ख़रीदना अच्छा अमल है या फिर पौधा लगाना जो है वो एक अच्छा अमल है? इस वक्त हम एक स्टॉल पे मौजूद है, पहले मालूम करते हैं कि कौन सा बाजा कितने का फ़रोख्त किया जा रहा है। बाबा, ये छोटा वाला बाजा जो है कितने का है? छोटे वाला बाजा सर ये 150 रुपये का है, इससे बड़ा 250 रुपये का है, ये सबसे बड़ा बाजा है? ये सबसे बड़ा है 300 रुपये का। जी बिल्कुल, बाजों की कीमत आपने देखी 200, 300 और 400 के बाजे जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बाजा इन्होंने बताया कि 300 रुपये के। साहब यहाँ मौजूद हैं, आप जश्न आज़ादी के मौके पर क्या ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए? बस बच्चों ने ज़िद किया था कि बाबा हमें बाजा चाहिए, तो मैंने उनको कहा बाजा बजाने से लोग डिस्टर्ब होते हैं, सर में दर्द होता है, और पौधा ख़रीदने से ये है कि अच्छा लगता है बंदा। आप समझते हैं पौधा खरीदना अच्छा अमल है या बाजा बच्चों को दिलाएं? पौधा ख़रीदना अच्छा अमल है, बाजा तो बस ये है कि सर में दर्द होता है, काफ़ी बजाते रहते हैं, उनको खुद को भी सर में दर्द होता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करना, कोई कॉल पे बात कर रहा है, कोई डिस्टर्ब है, कोई काम कर रहा है, नमाज भी होती है, अजान भी होती है, कोई ख्याल नहीं आता, कोई सोच नहीं, बजाते रहते हैं हर वक्त। ये है कि पौधा ख़रीदना अच्छा अमल होता है। तो हम मालूम करेंगे, नर्सरी भी जाएंगे, पौधा भी देखेंगे कि पौधे की कीमत कितनी है, क्या पौधा जो है वो बाजे से महंगा मिल रहा है। तो हम जाते हैं नर्सरी की जानिब और फिर हम आपको बताएंगे कि पौधा फिर आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि पौधा ख़रीदना जो है वो अच्छा अमल है या फिर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाजा ख़रीदना एक अच्छा अमल है। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं नर्सरी में और अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे, ये मालूम करेंगे कि पौधे की कीमत कम से कम कितने की है। बाजे की कीमतें आपने देखी, बाजा मार्केट में 100, 200 और 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, मिल रहा है बआसानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नर्सरी में जो बाबा मौजूद हैं। बाबा, आप हमें इधर आइएगा, आप हमें ये बताइएगा कि कम से कम कीमत का पौधा आपके पास कितने का है? कम से कम 100 का भी है, 70 का भी है और इससे ऊपर का 150 का भी है। पौधा कितने का है? ये कम से कम भी है ना 200 रुपये का होगा, क्योंकि ये बड़ा पौधा है। बड़ा पौधा है। इससे कम कीमत का पौधा कौन सा है आपके पास? छोटा पौधे कितनी मालियत का पौधा होगा? 70-80 इससे ज़्यादा। जी बिल्कुल, बाबा ने बताया कि 70-80 रुपये मालियत का ही पौधा है, 100 रुपये का भी और 200 रुपये भी कम कीमत की मालियत का इनके पास पौधा मौजूद है। लेकिन अब फैसला आपने करना है कि आपने अपने बच्चों के लिए बाजे ख़रीदने हैं या फिर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें पौधे ख़रीद के देने हैं ताकि वो पौधा लगाएं और मज़ीद आने वाले वक्तों में वो एक तनावर दरख्त बन सके। जी ठीक है, खुरम गुलजार आपका बहुत शुक्रिया। खुरम गुलजार ने हमें बताया कि बाजे की कीमत क्या है, पौधे की कीमत क्या है। अब फैसला आवाम ने करना है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या ख़रीद कर देना है। एक वक्ती तौर पर बाजा जो कि अजियत देता है अपने आप को भी और दूसरों को भी, और जबकि एक पौधा जो कि बहुत अच्छा अमल है पौधा लगाना और पौधा ख़रीदना। तो खुरम गुलजार ने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया खुरम आपका। इसी के साथ ही नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में कहेंगे आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, अब हम आपको एक खबर देने जा रहे हैं कोपेमाओ के हवाले से। तो कोपेमाओ को बचाने वाला मुराद सदपारा रेस्क्यू के इंतज़ार में दम तोड़ चुका है। अल्पाइन क्लब के नायब सदर एयाज टिगरी ने ब्रॉड पीक पर ज़ख्मी पाकिस्तानी कोपेमाओ की मौत की तस्दीक कर दी है। पाक फौज ने 6 माहिर कोपेमाओ को बेस कैंप पहुंचा दिया है। एयाज टिगरी के मुताबिक रेस्क्यू मुराद सदपारा के जस्ते खाकी को बेस कैंप लाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी पर बात करने के लिए अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, करार हैदरी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुराद सदपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद अब उनकी मौत की तस्दीक भी कर दी गई है। वो खुद कोपेमाओ को रेस्क्यू करते थे, तो कोपेमाओ के लिए कितना कठिन वक्त है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है, ये नुकसान है माउंटेनियरिंग कम्युनिटी ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से। मुराद सदपारा का कारनामा ये था कि उन्होंने जब भी कोई किसी भी मुश्किल में उनको बुलाया गया और उन्होंने मैंने ये देखा है कि वॉलंटियरली रजामंदी जाहिर की। और पिछले हमारे अफगान माउंटेनियर थे, उनकी बॉडी को भी वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी को रिट्रीव किया।
और इस साल उन्होंने हसन शिगरी जो है उसकी डेड बॉडी को भी बॉटल नेक से यानी 8,200 मीटर की बुलंदी से वहाँ से वो उस टीम का हिस्सा थे। और इस साल ऑपरेशन जो नाइला कैनी ने वहाँ लॉन्च किया था बलतोरो और टिटू पर, वो भी उसका भी हिस्सा थे। तो वो एक इंतहाई मुहिब वतन और बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत सादा लोग इंसान थे, और जिनका काम और पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट सारी 8,000 मीटर पीक उन्होंने सर की हुई थी और विदाउट ऑक्सीजन की हुई थी। अनलकीली इस मरतबा भी वो ब्रॉड पीक पर एक माउंटेनियर है, उनके कुछ सामान वो लेकर जा रहे थे और वहाँ पर उनको सर पर पत्थर लगने की वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए और फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने हेलीकॉप्टर उनके लिए भिजवाने की कोशिश की, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से दूसरे दिन जब वो गए तो उस वक्त तक उनकी डेथ हो चुकी थी। बहरहाल अब उनकी डेड बॉडी को हमारे सतपारा के माउंटेनियर्स ने उनको रिकवर किया वहाँ से और उनकी तदफीन हो गई। अच्छा सर, ये ब्रॉड पीक के हवाले से भी बताएगा, ये कितनी ऊंची चोटी है और यहाँ पर अगर कोई फंस जाता है खुदा न खास्ता तो फिर यहाँ पर रेस्क्यू का अमल किस तरह से किया जाता है? देखें, जो रेस्क्यू में ये होता है कि मोस्टली जब ये पाकिस्तान में जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी हाइट एक मखसूस हाइट तक ये जा सकते हैं, 5,000, इससे ज़्यादा नहीं। और 5,000 मीटर की बुलंदी से जो ज़्यादा है तो वहाँ पर जो हमारे हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर्स हैं वो जाते हैं, उसको रिकवर करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या ज़ख्मी होने की सूरत में। जो पाकिस्तान में 8,000 मीटर बुलंद चोटियाँ हैं, जिसमें आउट ऑफ 14 पूरी दुनिया में 14 हैं, और ब्रॉड पीक की 8,047 मीटर ये बुलंद चोटी है। और आपको पता है, मालूम है कि हाई एल्टीट्यूड पर जो भी, चाहे वो 7,000 मीटर बुलंद है या 8,000, तो उस पर क्लाइंब करना जान जोखों का एक काम है। जो हमारे माउंटेनियर्स खास होशे है, शुशाल है और ख़ास तौर पे सतपारा के जो माउंटेनियर्स हैं वो क्लाइंबिंग में अपना सानी नहीं रखते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसमें अली सतपारा हैं, हसन सतपारा हैं, अली हैं, नैला के अभी हमारे होशे से हैं, अली दुरानी जिसने तीसरी मरतबा K2 सर किया है। तो ये एक मुसलसल अमल है जिसमें हमारे माउंटेनियर्स जाते रहते हैं, लेकिन इसमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का है और किसी वक्त भी तेज़ हवा या जो फेफड़ों में पानी पड़ जाता है या ऊपर से अवलांच का ख़तरा होता है, क्रेवस में गिरने का खदशा होता है, तो ये इसका एक हिस्सा है। तो अनलकीली मुराद सतपारा का भी यही हुआ कि उनका एम था कि वो पूरी दुनिया की 48,000 मीटर पीक उन्होंने सर करनी थी और हम उसके लिए पूरी तरह कोशिश थे कि उनको जो हमसे सपोर्ट हो सकती करें, और इंशाल्लाह अब हम उनको रिकमेंड करेंगे और उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें उनको तो सर फैमिली को भी सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल। तो सर, इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू के अमल में यकीनन वक्त लगता है, उनको रेस्क्यू के लिए भी पाक फौज ने ऑपरेशन किया। करार साहब, जब एक कोहपेमा 5,000 से ज़्यादा बुलंदी पर जा रहा होता है तो वहाँ सख्त मौसम के अलावा कौन कौन से और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है? देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि रोप कट जाती है जिससे वो, क्योंकि ये जब तक एक प्रॉपर उनकी किट होती है जिसके ज़रिए वो क्लाइंब करते हैं, और मोस्टली हमारे जो माउंटेनियर्स हैं वो ऑक्सीजन के बगैर वो क्लाइंब करते हैं। लेकिन एक माउंटेनियर को एज ए माउंटेनियर वो बहुत सारे माउंटेनियर्स ख़ासतौर पर इंटरनेशनल जो आते हैं हमारे माउंटेनियर्स, वो हमारे जो मुख्तलिफ पहाड़ हैं वो ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन भी है, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, और हाई एल्टीट्यूड पे किसी भी वक्त एवलांच का ख़तरा होता है, क्रेवस पे गिरने का ख़तरा होता है, रोप कट जाती है या अपनी इंसान बीमार हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो सर, उनकी बॉडी को रेस्क्यू करने में कितना टाइम लग गया? ये दूसरे दिन इनको रिकवर कर लिया गया था। हमारे कुछ माउंटेनियर, 2 जो शिगर से थे उनका वो वहीं पर मौजूद थे, और 4 माउंटेनियर सतपारा से फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने विदाउट एनी पेनी और एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, और उसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान फ़ौज के जो हर वक्त ख़ासतौर पे बलतोरों पे अक्सर हादसात होते रहते हैं, और उसमें हेलीकॉप्टर क्योंकि दूर अफ्तादा है, कम अज़ कम आपको एक साइड से अगर आप किसी भी K2 की तरफ आप जाते हैं तो 7 से 8 दिन आपको पैदल आपको सफ़र करना पड़ता है।
तो वहाँ से किसी भी हादसे की सूरत में डेड बॉडी या जख्मी को फौरी तौर पर सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। तो इसमें पाकिस्तान आर्मी का हर वक्त हमारे साथ मुकम्मल ताउन रहा है और वो मोस्टली जो हमारे बॉडी या जख्मी को रिकवर किया जाता है वहाँ से, वो विदाउट एनी पेनी वो आप कह लें पाकिस्तान आर्मी करती है। अदरवाइज़ ये है कि अस्करी एविएशन है वो उसका उनका कुछ उनकी फ़ीस होती है वो अदा की जाती है, जो इंटरनेशनल माउंटेनियर्स है ख़ास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो फिर पे किया जाता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर जाते हैं उनको वहाँ से पिक करते हैं और स्कर्दू या इस्लामाबाद पहुँचाए। ठीक, तो सर मुराद सद पारा की जो डेड बॉडी है उसको लोकेट कर लिया गया है और कितने % चांसेस है बेस कैंप में लाने के उनकी डेड बॉडी को? उनको ले आए हैं और उनकी तदफीन अच्छा गांव में की जा चुकी है। और तो ये इसमें पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर ने फौरी तौर पर उनको वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स भिजवाए और 4 हाई अल्टीट्यूड माउंटेनियर्स भिजवाए थे, जिससे उनकी बॉडी वहाँ से रिकवर हुई। ठीक है, अल्पाइन ग्रुप ऑफ क्लब के मेंबर हमारे साथ मौजूद थे। करार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुराद सद पारा जो कॉपे हमारे साथ नहीं रहे हैं, अब उनके हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने हमेशा बात की है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस टैलेंट को निखारने, संवारने और मौक़ों की ज़रूरत है। तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे लिए फ़ख्र है और ऐसे ही बच्चे हुज़ैफ़ा शाहिद से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हुज़ैफ़ा शाहिद ने हांगकांग जूनियर चैम्पियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। स्क्वॉश चैम्पियन हुज़ैफ़ा शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े टाइटल्स जीत रहे हैं। इस बार फाइनल में हांगकांग के टॉप रैंक खिलाड़ी को भी आपने शिकस्त दी है। चैंपियनशिप जीतने की कितनी खुशी है आपको? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करा एंड ऑब्वियसली खुशी तो बहुत थी मुझे इस हांगकांग जूनियर ओपन जीतने की, क्योंकि प्लेटिनम इवेंट था और बहुत बड़ा इवेंट था, तो इसकी ज़्यादा खुशी थी मुझे जीतने की। और मैंने इस फाइनल में एशिया नंबर 1 को हराया था, हांगकांग से बिलोंग करते हैं वांग हो क्यू, तो ऑब्वियसली इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी इस इवेंट जीतने की। अच्छा हुज़ैफ़ा, इस वक्त आप पढ़ते हैं और तालीम के साथ साथ जो स्क्वॉश को कैसे मैनेज करते हैं, कितना वक्त ट्रेनिंग करते हैं आप? जिस तरह आपने बात करी कि बेसिकली मैं अभी क्लास 8 में हूँ, ग्रेड 8 में हूँ और कीस्टोन अकेडमी पढ़ रहा हूँ। और जिस तरह देखा जाए, क्योंकि स्क्वॉश एंड स्टडीज को दोनों को साथ देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं स्क्वॉश मेरी 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है स्क्वॉश में, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड कोच ट्रेनिंग, कोच के साथ फीडिंग एंड गेम्स एंड इसमें मुझे जिम में भी टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि जो कि प्रिंसिपल है मिस सना इलियास, उन्होंने मुझे अपने स्कूल में स्कॉलरशिप दी हुई है, जिसकी वजह से मैं दोनों को एक तरीके से बैलेंस कर पाता हूँ, दोनों चीजों को। अच्छा हुज़ैफ़ा, आजकल किस मुकाबले की तैयारी चल रही है और हांगकांग में होने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें कामयाबी की कितनी उम्मीद थी? सबसे मुश्किल मुकाबला किस मुल्क के खिलाड़ी के साथ रहा आपका? जी, अभी जो मेरी रिसेंट तैयारी चल रही है, वो अभी जो मेरा एम है वो वर्ल्ड जूनियर जीतना है और पाकिस्तान के लिए, और वर्ल्ड नंबर 1 बनना है इंशाल्लाह आगे जाके। और अभी जाके फ्यूचर में मैंने अभी इंशाल्लाह ब्रिटिश जूनियर, यूएस जूनियर एंड स्कॉटिश जूनियर एंड और दीगर यूरोपियन सर्किट्स खेलने हैं। और जो उसमें सारे जो हांगकांग की बात करें तो मेरा जो सबसे टफ मैच था हांगकांग का, वो सेमीफाइनल था, जो कि मलेशिया से बिलोंग करता है विदुरान रुतिरान, जो टूर्नामेंट का 2nd सीड था, उससे मेरा काफी टफ हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको मैं जीत गया। और फाइनल मैंने एशिया नंबर 1 हांगकांग के वांग हो क्यू को हराया। एंड अभी रिसेंटली मैं जापान में हूँ और जो मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कल मेरा फाइनल है, तो दुआ करेगा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए 4था इजाज़त भी हासिल करूँ। अच्छा हुज़ैफ़ा, पाकिस्तान में जो स्क्वॉश का टैलेंट है तो बहुत मौजूद है, आप लोगों को हुकूमती कितनी सरपरस्ती हासिल है या तमाम तर जो अखराजात है वो किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये एक महंगा खेल है? जी, एक तरह से स्क्वॉश तो है तो बहुत महंगा खेल, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंस चाहिए होता है, क्योंकि जो किट्स और गियर्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं।
तो इसके लिए ऑब्वियसली बजट हाई चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप स्क्वाश खेल पाए। और क्योंकि जो एक प्लेयर को तकरीबन एक साल के लिए 6 से 7 इंटरनेशनल इवेंट चाहिए होता है ताकि वो अपनी रैंकिंग ग्रूम अप कर सके। एंड जो पास्ट में देखा जाए तो मुझे पाकिस्तान नेवी ने भी काफी सपोर्ट करा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे भेजा था। और पिछले साल मैंने एक ही इवेंट किया था बोर्नियो का मलेशिया में। एंड अभी जो मैं हांगकांग जीता हूँ वो सिर्फ बार्ट फाउंडेशन की वजह से जीता हूँ। थैंक यू बार्ट फाउंडेशन, आपकी वजह से मैं हांगकांग भी जीता और अभी जापान के लिए फाइट कर लिया। होपफुल कि इंशाल्लाह मैं कल वाला फाइनल भी जीतूं। अच्छा उज़ैफ़ा, आलमी सतह पर कितने इवेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं आप और कितने मेडल्स घर में मौजूद हैं? आपके करियर का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक जो मैंने खेले हैं वो मैंने 7 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका हूँ मैं, जिसमें सिंगापुर, साउथ कोरिया में भी खेल चुका हूँ। और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, अंडर 11 में था, तो सिर्फ एक्सपोजर के लिए गया था, बस अपना बेस्ट खेला था, सेमीफाइनल तक पहुंचा था, उसमें भी काफी बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए गया, मैंने मलेशिया में भी जीता। उसके बाद से मेरा जीत का सफर शुरू हुआ, कि मैंने मेहनत बहुत करी और फिर मलेशिया में जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया में जीता, अभी फिर मैंने हांगकांग में जीता है। अभी चौथे फाइनल की भी तैयारी चल रही है, बस अभी प्लान बना रहा हूँ, दुआ करेगा कि मैं चौथा फाइनल में जीतूं। के लिए जो मेरे नेशनल टाइटल्स है वो मेरे पास 9 नेशनल टाइटल्स है, 9 नेशनल टाइटल्स। एंड प्रोविंशियल लेवल पे मेरे पास 35 टाइटल्स है मेरे पास। अच्छा ज़फ़र, ये भी बताएगा कि आपके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं और अपने हम उम्र जो नौजवान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्क्वॉश के जो मुस्तकबिल है वो किस तरह से देखते हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो एम है वो वर्ल्ड जूनियर जीतना है पाकिस्तान के लिए एंड वर्ल्ड नंबर 1 बना। और जैसे पिछले वक्तों में जैसे जहांगीर खान का नाम था, जामशेद खान का नाम था, जैसे हमारे जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन, हांगकांग, वर्ल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन सारे जीत चुके हैं। तो इस तरह मैं वापस पाकिस्तान के लिए ऐसा टाइम दोबारा लाना चाहता हूँ, जो कि मैं खुद मेहनत करूंगा, जाके इंशाल्लाह मैं आगे जाके से ब्रिटिश ओपन भी जीतूं। और उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत इंशाल्लाह करूंगा मैं। और अपने लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जो जिस स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं, चाहे वो स्क्वॉश, चाहे बैडमिंटन, जो भी है, बस जिस स्पोर्ट्स में भी खेलते हैं अपना बेस्ट खेलें और उसमें लगे रहें और मेहनत करें और मेरे साथ पाकिस्तान का नाम वो भी रोशन करें। और जो देखा जाए, जब पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट मौजूद है, हर बच्चा चाहता है करें एंड उसके लिए सपोर्ट काफी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे हर बच्चे को अगर सपोर्ट मिलेगी तो मेरे साथ साथ हर बच्चा जो है, हर प्लेयर पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगा। स्क्वॉश चैम्पियन हुज़ैफ़ा शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हुज़ैफ़ा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे। और सिर्फ हुज़ैफ़ा ही नहीं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं हमारे मुल्क में जो कि हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट खेलों में जाकर। और इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।